दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रिश्ते कभी भी स्थायी नहीं होते। यह एक कड़वी लेकिन अटल सच्चाई है। स्थायी अगर कुछ होता है तो वह है राष्ट्रों के हितों का टकराव, संतुलन की तलाश और कभी-कभी अप्रत्याशित मोड़ जो पूरी दुनिया की दिशा बदल देते हैं। जो देश आज एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखते हैं, मजबूत गठबंधन की मिसाल पेश करते हैं, वही कल छोटी-छोटी बातों या बड़े हितों के टकराव में आमने सामने खड़े हो सकते हैं। आंखों में आंखें डालकर यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास से भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। लेकिन आज का दौर इसे और भी तेजी से उजागर कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन का रिश्ता इसी सच्चाई का सबसे जीवंत और सबसे बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। दशकों तक इस रिश्ते को दुनिया ने सिर्फ एक सामान्य गठबंधन नहीं माना, बल्कि इसे भरोसे, विश्वास और अटूट साझेदारी की मिसाल के रूप में देखा। दो विश्व युद्धों के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया। शीत युद्ध के लंबे दौर में सोवियत संघ के खिलाफ एकजुट खड़े रहे। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और वैश्विक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में हर कदम पर सहयोग किया। अफगानिस्तान से लेकर इराक तक खुफिया जानकारी साझा करने से लेकर संयुक्त सैन्य अभियानों तक यह रिश्ता इतना गहरा था कि इसे स्पेशल रिलेशनशिप कहा जाता था। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है और यह बदलाव किसी बड़े युद्ध या सैन्य टकराव से नहीं शुरू हुआ, बल्कि शब्दों से, बयानों से और उन बयानों के पीछे छिपी सोच से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए। जब हम भारत की इस गौरवशाली जीत की बात कर रहे हैं, जब हम अपने देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों हिचकते हैं? हम देख रहे हैं मनोरंजन वाली वीडियोस पर तो आप लाइक्स की बौछार कर देते हैं, लेकिन भारत की शान की बात आने पर जोश क्यों ठंडा पड़ जाता है? चलिए आज एक वादा करें। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर देशभक्ति का जज्बा दिखाएं। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय का नारा बुलंद रखें। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर डोनाल्ड ट्रंप का दिया गया बयान कोई औपचारिक नीति, संगीत घोषणा नहीं था, ना ही वह किसी आधिकारिक रणनीतिक दस्तावेज का हिस्सा था। वह एक इंटरव्यू के दौरान कही गई अनौपचारिक बात थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसे अनौपचारिक शब्द औपचारिक फैसलों और दस्तावेजों से कहीं ज्यादा गहरा और लंबे समय तक असर छोड़ जाते हैं। ट्रंप ने नाटो सहयोगियों की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए यह संकेत दिया कि अमेरिका अब इस भरोसे पर नहीं चल सकता कि संकट के समय सभी सहयोगी देश उसके साथ खड़े होंगे। उन्होंने अफगानिस्तान युद्ध के संदर्भ में कहा कि नाटो के सहयोगी देशों के सैनिक फ्रंट लाइन से थोड़ा पीछे रहे। उन्होंने कभी अमेरिका की जरूरत नहीं समझी और अमेरिका ने कभी उनसे कुछ मांगा ही नहीं। यह बात सुनने में भले ही घरेलू राजनीति के लिए कही गई लगे, अमेरिकी मतदाताओं को संदेश देने के लिए, लेकिन ब्रिटेन के लिए इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा भावनात्मक और ज्यादा अपमानजनक था। ब्रिटेन में इस बयान को सीधे सीधे उन बलिदानों से जोड़कर देखा गया जो ब्रिटिश सेना ने अफगानिस्तान में दिए संगीत थे। अफगानिस्तान ब्रिटिश इतिहास का कोई छोटा या मामूली अध्याय नहीं है। यह ऐसा युद्ध था जिसने ब्रिटेन की सेना, उसकी राजनीति, समाज और राष्ट्रीय भावना को अंदर तक प्रभावित किया। 470 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों की मौत हुई, हजारों घायल हुए, कई जीवन भर के लिए अपंग हो गए और अनगिनत परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 9 नवंबर के बाद जब नाटो की सामूहिक रक्षा व्यवस्था पहली और अब तक की एकमात्र बार सक्रिय की गई, तब ब्रिटेन ने बिना किसी शर्त के अमेरिका का साथ दिया। लाखों सैनिक तैनात किए, अरबों पाउंड खर्च किए। 2 दशक तक चला यह कठिन युद्ध। संगीत, यह सब साझेदारी, भरोसे और नैतिक जिम्मेदारी के नाम पर किया गया था। जब ऐसे युद्ध की पृष्ठभूमि में उन बलिदानों के बावजूद यह कहा जाए कि सहयोगी शायद साथ ना खड़े हो या उन्होंने फ्रंट लाइन पर कम योगदान दिया, तो यह सिर्फ रणनीतिक असहमति नहीं रह जाती, बल्कि यह सम्मान, स्मृति और शहादत का सीधा अपमान बन जाती है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की प्रतिक्रिया इसी गहरी भावनात्मक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में सामने आई। उन्होंने ना तो बयान को नजरअंदाज किया, न ही उसे सामान्य कूटनीतिक भाषा में ढकने की कोशिश की।
उन्होंने सीधे साफ और कड़े शब्दों में कहा कि ब्रिटेन अपने सैनिकों की शहादत को किसी की जुबान से कमतर नहीं होने देगा। यह बयान अपमानजनक और घोर रूप से गलत है। स्टारमर ने कहा कि अगर वे खुद ऐसा बोलते तो जरूर माफी मांगते, और उन्होंने ट्रंप से भी अपील की कि वे अपने शब्दों पर पुनर्विचार करें। यह प्रतिक्रिया इसलिए भी ऐतिहासिक और असाधारण थी क्योंकि यह उस पुरानी ब्रिटिश परंपरा से पूरी तरह हटकर थी जिसमें लंदन अक्सर वॉशिंगटन के बयानों पर सार्वजनिक तौर पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचता रहा है, चाहे कितनी भी असहमति क्यों ना हो। यह पहली बार था जब ब्रिटेन ने अमेरिका को इतने साफ, इतने कड़े और इतने भावुक शब्दों में जवाब दिया, बिना किसी फिल्टर के। ब्रिटिश संसद में इस मुद्दे पर माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस बात पर एकमत दिखे कि सैनिकों के सम्मान, उनकी शहादत और उनके योगदान पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पूर्व सैनिकों के संगठन, परिवारों के सदस्य और यहां तक कि राजकुमार हैरी जैसे प्रमुख व्यक्तित्व भी सामने आए और ट्रंप के बयान की कड़ी निंदा की। मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल ट्रंप बनाम स्टारमर की व्यक्तिगत बहस के तौर पर नहीं देखा, बल्कि इसे अमेरिका ब्रिटेन रिश्तों में आ रहे गहरे संरचनात्मक बदलाव के संगीत के रूप में पेश किया। सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका अब अपने गठबंधनों को नैतिक जिम्मेदारी, साझा मूल्यों और इतिहास के आधार पर नहीं बल्कि शुद्ध आर्थिक सौदेबाजी, बोझ बंटवारे और तात्कालिक हितों के रूप में देखने लगा है। यह सवाल इसलिए भी अहम और चिंताजनक है कि इतिहास गवाह है कि 9 नवंबर के बाद नोटो की सामूहिक रक्षा व्यवस्था अमेरिका के लिए ही सक्रिय की गई थी और यूरोपीय सहयोगियों ने उस समय अमेरिका का बिना शर्त साथ दिया। आज जब उसी योगदान, उसी बलिदान पर सवाल उठता है, तो यह दिखाता है कि अमेरिका की रणनीतिक सोच किस दिशा में तेजी से बदल रही है, ज्यादा आत्म केंद्रित, ज्यादा सौदेबाजी आधारित और कम भरोसे वाली। यह बदलाव सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और यूरोप के कई अन्य देशों में भी इस बयान को लेकर गहरी बेचैनी और चिंता देखी गई। इन देशों के लिए यह अब सिर्फ एक बयान नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा सवाल बन गया है कि अगर अमेरिका संकट के समय सहयोगियों की प्रतिबद्धता पर ही शक करेगा, संगीत उनकी भूमिका को कम करके आंकेगा, तो नाटो जैसी सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का भविष्य क्या होगा? नाटो जैसी संस्थाएं सिर्फ सैन्य ताकत, बजट या हथियारों से नहीं चलती। वे भरोसे, पारस्परिक सम्मान और लंबे इतिहास के आधार पर टिकी होती हैं। अगर वही भरोसा कमजोर पड़ने लगे, अगर सहयोगियों के बलिदान को नजरअंदाज किया जाने लगे, तो पूरी संरचना हिलने लगती है और वैश्विक सुरक्षा का ढांचा कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया यह सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या अमेरिका अब वही नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा जो उसने पिछले कई दशकों तक निभाई थी, दुनिया को एकजुट करने वाली, सहयोगियों को मजबूत करने वाली, या फिर वह अब ज्यादा अलग-थलग, ज्यादा आत्म केंद्रित और सौदेबाजी आधारित नीति की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा, नाटो की मजबूती को प्रभावित करेगा और कई देशों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। इसी बीच दुनिया के एक और कोने में एक ऐसा संकट आकार ले रहा है जो दिखने में स्थानीय और क्षेत्रीय लगता है, लेकिन जिसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। बांग्लादेश, जो लंबे समय से दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल और गारमेंट सप्लाई चेन का अहम और अभिन्न हिस्सा रहा है, आज एक गंभीर बहुआयामी आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। यहां मुद्दा किसी राजनयिक बयान या कूटनीति का नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी, उनके परिवारों की जिंदगी और देश की आर्थिक रीढ़ का है। बांग्लादेश की स्पिनिंग इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यह वही सेक्टर है जो गारमेंट फैक्ट्रियों को कच्चा माल यानी यार्न मुहैया कराता है, लाखों लोगों को सीधे रोजगार देता है और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों की आजीविका से जुड़ा है। लेकिन अब यही इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कई मिलें पहले ही बंद हो चुकी हैं और बाकी भी घाटे में चल रही हैं। मिल मालिकों का कहना है कि मौजूदा हालात में फैक्ट्रियां चलाना पूरी तरह घाटे का सौदा बन चुका है। बिजली और गैस के बढ़ते दाम, बैंक कर्ज का भारी दबाव, अनियमित ऊर्जा आपूर्ति, संगीत
और घटती घरेलू मांग ने उन्हें ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां उत्पादन जारी रखना लगभग असंभव हो गया है। इस संकट की शुरुआत अचानक नहीं हुई। यह सालों की नीतिगत चूक, आधे अधूरे फैसलों और वैश्विक बाजार की सच्चाइयों को नजरअंदाज करने का नतीजा है। सरकार ने यह मान लिया कि भारत से आने वाला सस्ता धागा यार्न घरेलू उद्योग को संगीत नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए जमीन के रास्ते यानी लैंड पोर्ट्स से होने वाले आयात पर रोक लगा दी गई। लेकिन यह फैसला आधा अधूरा और सोचा समझा नहीं था, क्योंकि समुद्री रास्ते संगीत यानी सी पोर्ट्स खुले रहे। भारतीय निर्यातकों ने बिना किसी विवाद या नियम तोड़े अपना रास्ता बदल लिया और कंटेनरों के जरिए समुद्र मार्ग से सप्लाई जारी रखी, बल्कि बढ़ा दी। इससे घरेलू स्पिनिंग मिलों को दोहरा नुकसान हुआ। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री, जो दुनिया में सबसे प्रतिस्पर्धी है, ने बाजार की सच्चाई को समझते हुए वही किया जो किसी भी व्यवसाय के लिए स्वाभाविक और जरूरी है। उन्होंने कीमत, गुणवत्ता, समयबद्धता और भरोसे की तुलना की और सस्ता, भरोसेमंद तथा उपलब्ध विकल्प चुना। इसका सीधा असर स्थानीय स्पिनिंग मिलों पर पड़ा। उनका तैयार माल गोदामों में जमा होता गया, लेकिन खरीदार नहीं रहे। नकदी का प्रवाह रुक गया, बैंक की किश्तें और ब्याज चलते रहे, बिजली गैस के बिल बढ़ते गए और उत्पादन क्षमता आदि से भी कम रह गई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब ड्यूटी फ्री आयात की नीति, बेनेट वेयर हाउस सुविधा और अन्य छूटों ने निर्यातकों को बाहर से कच्चा माल मंगाने के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया। इससे स्थानीय उद्योग को दोहरी मार पड़ी। एक तरफ घरेलू मांग घटी, दूसरी तरफ विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और ऊर्जा संकट ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। गैस की कमी से मिलें आधी क्षमता पर चल रही है, बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं, बैंक लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल हो गया है और कई मिलें पहले ही बंद हो चुकी हैं या बंद होने की कगार पर हैं। मिल मालिकों के सामने अब यह विकट सवाल खड़ा हो गया है कि वे फैक्ट्रियां चलाएं तो भारी नुकसान, बंद करें तो भी नुकसान, नौकरियां जाएंगी, लोन डिफॉल्ट होंगे और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अब बांग्लादेश सरकार ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला किसी न किसी बड़े नुकसान की ओर इशारा करता है। अगर वह स्थानीय स्पिनिंग इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करती है, जैसे बॉन्डेड सुविधा हटाना, ड्यूटी लगाना या आयात पर सख्ती, संगीत, तो गारमेंट एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे। विदेशी मुद्रा की आमद घटेगी और वैश्विक बाजार में बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी। अगर वह निर्यातकों और गारमेंट सेक्टर को प्राथमिकता देती है, तो घरेलू स्पिनिंग उद्योग और कमजोर होगा। लाखों नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी और सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी। यह संतुलन साधना बेहद कठिन, लगभग असंभव हो चुका है और सरकार के सामने विकल्प कम होते जा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में भारत की भूमिका किसी आक्रामक रणनीति, युद्ध या दबाव की नहीं रही, बल्कि बाजार के स्वाभाविक व्यवहार, उस समझ, प्रतिस्पर्धा और उपलब्धता की रही है। भारत ने कोई नियम नहीं बदला, कोई नया बयानबाजी नहीं की, बस हालात के अनुसार खुद को ढाला और निर्यात जारी। संगीत रखा का पास आय नीति रखा। यही वजह है कि यह संकट यह दिखाता है कि वैश्विक व्यापार में आधे अधूरे फैसले, बिना पूरी तस्वीर देखे लिए गए नीतिगत कदम कितनी बड़ी कीमत वसूल सकते हैं, कितने लोगों की जिंदगी प्रभावित कर सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि गलती किसकी थी या शुरुआत कहां से हुई, बल्कि यह है कि क्या बांग्लादेश समय रहते इस गंभीर संकट से निकल पाएगा? क्या वह अपनी नीतियों में ऐसा सूक्ष्म संतुलन बना पाएगा जो घरेलू उद्योग को बचाए, निर्यात को मजबूत रखे, रोजगार सुरक्षित करें और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए? या फिर यह संकट लंबे समय तक उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करता रहेगा, सप्लाई चेन को प्रभावित करेगा और वैश्विक स्तर पर टेक्सटाइल कीमतों और उपलब्धता पर असर डालेगा? और साथ ही यह भी कि क्या दुनिया अब ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां पुराने गठबंधन धीरे धीरे अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं, पुराने आर्थिक मॉडल टूट रहे हैं और हर देश को नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने की जरूरत पड़ रही है? दोस्तों, यही वह कड़वी हकीकत है जिसे समझना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
क्योंकि आज जो बदलाव ब्रिटेन अमेरिका के रिश्तों में या बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में दिख रहा है, वही कल किसी और देश, किसी और गठबंधन या किसी और इंडस्ट्री के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। वैश्विक दुनिया अब इतनी जुड़ी हुई है कि एक जगह का तूफान दूर दूर तक लहरें पैदा करता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी गहराई वाली तथ्यों पर आधारित जानकारी और विश्लेषण जरूरी है, तो अपनी राय जरूर साझा करें। चर्चा को आगे बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन तेजी से बदलते वैश्विक समीकरणों को सही संदर्भ में समझ सकें और उसके लिए तैयार रह सकें। निक नायक